हेलो फ्रेंड्स आज हम द्रव्य का अणुगति सिद्धांत अध्ययन करेंगे। आपके यूपीजीटी का ये क्लास है। हमने अगले दिन अध्ययन किया था जिसमें क्या था, पदार्थ एवं पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ के बारे में हमने इसके पहले अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में अगले क्रम में हम पढ़ते हैं द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। आइए इसमें हम देखते हैं तो जो द्रव्य है, सबसे पहली बात, द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। द्रव्य कैसे बने होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं। द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कण से बने होते हैं। यह जो श्रृंखला चलाया जा रहा है यूपीजीटी का, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी माध्यम के लिए। अगर आपने इसके पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो उसे भी देखें। पदार्थ एवं पदार्थों का वर्गीकरण के नाम से है। आगे बढ़ते हैं, द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्म कण देखते हैं। उसके बाद इनके बीच में क्या होता है? अंतराणुक बल होता है। अंतराणुक बल पाया जाता है। ठीक है, अंतराणुक बल पाया जाता है। और क्या होता है, हम अभी विस्तार से भी इसका अध्ययन करेंगे। अंतराणुक बल होता है। इनके बीच खाली स्थान पाया जाता है। द्रव्यों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। भैया इतना सुनते ही तुरंत मत ये कहिएगा कि कहाँ सर ठोस के बीच कहाँ खाली स्थान पाया जाता है। आगे अभी हम चर्चा करेंगे। इनके अणु गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है। क्या होता है? परस्पर अणु एक पदार्थ के परस्पर अणु जो होते हैं वो समान होते हैं। परस्पर अणु समान होते हैं। आइए अब इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लें। कैसे? अत्यंत सूक्ष्म कण, कोई भी पदार्थ है तो वो क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण यानी सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना है। सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना है क्या? हमारा पदार्थ। ठीक है। उसके बाद इनके बीच अंतराणुक बल पाया जाता है। देखते हैं कैसे अंतराणुक बल पाया जाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई एक द्रव्य है। इनके बीच में छोटे छोटे हमारे अणु पाए जाते हैं। अणु पाए जाते हैं और ये अणु क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में इसे अंतराणुक बल के वजह से क्या होता है, चिपका होता है, बंधा होता है। ससंजक बल कार्य करता है। कौन सा बल? ससंजक बल कार्य करता है। ससंजक बल कार्य करता है। ससंजक बल से बंधे होते हैं। ठीक है। आप भी जानते हैं ससंजक बल असंजक बल दो प्रकार के होते हैं। तो ये अणु क्या होते हैं? ससंजक बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जितना ज्यादा ये एक दूसरे से ससंजक बल के द्वारा बंधे होंगे उतने ही ज्यादा इनके बीच में खाली स्थान नहीं होगा। अभी हमने बात किया कि खाली स्थान पाया जाता है। तो मान लीजिए ये आपका कोई ठोस द्रव है और ठोस द्रव्य है, ठोस है। अब इस ठोस में जो ये अणु हैं ये एक दूसरे से परस्पर चिपक करके बंधे हैं। चिपक करके एकदम बंधे हैं। ठीक है। ठीक। अब चिपक करके बंधे हैं तो इनके बीच में बहुत ही कम मात्रा में खाली स्थान पाया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में खाली स्थान पाया जाता है। जैसे अभी आप किसी लकड़ी के अंदर एक हल्की सी पतली सी पिन डालेंगे, चुभोएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि इसके अंदर चला जाए। ठीक, मतलब जितना इन अणुओं के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान था उसने ग्रहण कर लिया। यही चीज अभी आप किसी लकड़ी में एक मोटा सा पिन अगर चुभो रहे हैं, मोटा सा पिन अगर चुभो रहे हैं हथौड़े से, तो क्या हो सकता है कि ये लकड़ी दो भाग में फट सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब कि ये अणु अलग तो हुए, अपने बीच स्थान बनाए, लेकिन इनके जो बीच का बल था वो टूट गया और ये अलग हो गए। मतलब इनके बीच इतना ज्यादा खाली स्थान नहीं है कि ये उसको अपने में समाहित कर पाए।
यही जगह आप अगर खाली स्थान में देखेंगे तो अब हम देखते हैं द्रव में। किसमें देखते हैं? द्रव में देखेंगे। अभी आप बात समझ जाएंगे कायदे से। वैसे जानते आप लोग भी होंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। द्रव में देखते हैं तो द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। आइए अब ऐसे समझते हैं कि वही पिन जो हम किसी ठोस लकड़ी में चुभो रहे थे, वही अब क्या करेंगे कि किसी ग्लास में पानी लेकर के उसमें डुबोएंगे तो आप देखेंगे कि डब्बे से नीचे डूब जाता है। तो इसका मतलब इनके अणुओं के बीच जो स्थान है वो ज्यादा खाली है, ज्यादा दूर है। और जो इनके बीच संसंजक बल लगा था, जिस बल से अणु आपस में बंधे होते थे, इनके बीच बल ढीला है। इनके अणु परस्पर बहुत ही घनिष्ठता से बंधे नहीं है। ये द्रव वाला बात जो है हम लोग थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि हम तीन प्रकार के द्रव लें। एक क्या लें? बहुत ही ज्यादा गाढ़ा ले लें, एक बहुत ही ज्यादा गाढ़ा ले लें, एक उससे पतला ले लें और एक एकदम पतला ले लें, यानी सीधा सीधा पानी ले लें। ठीक है। गाढ़ा आप देखेंगे, मान लीजिए गाढ़ा में आप कोई ऐसी चीज ले सकते हैं जिसमें क्या करेंगे कि ये कंसंट्रेशन, सांद्रता इसकी ज्यादा होगी। कोई भी चीज आप मिलाने में, आप मिट्टी मिला सकते हैं, खूब ज्यादा मिट्टी हो जाए और पानी हो जाए थोड़ा सा, यानी सेमी लिक्विड जैसा हो जाए। फिर आप इसमें पिन चुभाएंगे तो हो सकता है पिन को यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लग जाए। मतलब क्या होगा कि इसके बीच में जो खाली स्थान था वो कम हुआ, खाली स्थान कम है द्रव होने के बावजूद भी। ये इससे जब पतला है तब क्या होगा कि आप जैसे यहाँ पिन डालेंगे वो धीरे 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 यहाँ पर आ जाएगा। पानी में जैसे पिन डालते हैं फट से नीचे आके गिर जाता है। मतलब क्या, जिसके बीच जितना ज्यादा खाली स्थान होगा उस हिसाब से उसमें कोई भी अन्य चीज डाला जा सकता है। हम शायद अत्यंत सूक्ष्म अणु से बने होते, ये समझ लिए। अंतराल बल होता है, ये समझ लिए। खाली स्थान होता है इनके बीच में, ये समझ लिए। अब इनमें पाई जाती है क्या? गतिशीलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गतिशीलता पाई जाती है। तो अब आइए हम अध्ययन करते हैं कि गतिशीलता कैसे पाई जाती है। तो प्रत्येक जो द्रव्य है, द्रव्य के अणु इधर उधर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर हमने तो किसी को दौड़ते नहीं देखा। हाँ भाई, आपकी भी बात सही है कि आपने किसी को दौड़ते नहीं देखा, लेकिन आइए देखते हैं दौड़ता है नहीं दौड़ता है। कैसे? जैसे ये हमारा ठोस पदार्थ है, ठोस है, इसके बीच जो अंतरा जो अणु हैं वो क्या होते हैं? वो गति नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में गति करते हैं। ठीक है। जबकि द्रव में गति ज्यादा होता है, द्रव में गति ज्यादा होता है, और गैसों में और भी ज्यादा होता है। कहेंगे सर सबसे खराब हमारे द्रव और गैस ही हैं। नहीं भाई, जिसमें जैसी बात है वैसा बताया जा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके द्रव और गैस खराब है, आपकी क्या सबके। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इनमें गति कैसे होता है, तो ये गति ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ता जाता है तो इनमें अणुओं का जो चाल है वो भी बढ़ता जाता है। गति अगर बढ़ता जाएगा, ताप अगर बढ़ता जाएगा तो अणुओं की जो चालकता है, अणुओं की जो गति है, अणु के बीच चालकता बढ़ती जाएगी। ये जो है ज्यादा गतिमान होंगे। ठीक है। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं। आपने एक भगोने में कभी पानी को उबाला होगा। पानी आपने उबाला, मान लीजिए लकड़ी लगा के आपने इसको बर्न किया भगोने को, तो आपने क्या देखा होगा कि फटाफट नीचे से अणु क्या होता है, बुलबुले बना के ऊपर उठने लगते हैं, फटाफट ऊपर आने लगते हैं। जो गर्म हो जाते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। हम लोग आगे थोड़ा और पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ताप का संवहन।
ताप का संवहन कि ताप कैसे चलता है या ताप का चालन कैसे होता है, तो इसमें पढ़ेंगे। ठोस में भी आपने एक राड को क्या किया कि यहाँ पर आपने इस सिरे को गर्म किया, तो क्या देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ तक इसके जो अणु हैं जो वो गति करके गर्म वाले यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पूरे में नहीं फैल पा रहे हैं। तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि आधा सिरा गर्म होता है और आधा सिरा ठंडा होता है। ऐसे आप पानी को भी शुरू में अगर गर्म करना शुरू करो तो क्या होता है कि नीचे का सतह गर्म हो जाता है, ऊपर का सतह वैसे ही ठंडा रहता है। ज्यादा देर तक अगर गर्म करते हैं तो सब के सब बराबर हो जाते हैं। कैसे? जो अणु गर्म होते हैं वो फट से भाग के ऊपर में आ जाते हैं और उसका स्थान जो गर्म नहीं होता है वो अणु ले लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ताप बढ़ने पर अणु की गतिशीलता बढ़ती जाती है, यानी इसमें गति होता है। अब आगे अगर बढ़े तो फिर क्या होगा कि इनमें परस्पर अणु समान होते हैं। परस्पर अणु कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये बात एकदम सही है। मान लीजिए हमारे हाथ में एक चार्ट है। क्या है? चार्ट है। चार्ट जितने अणु से मिलकर बना है, ऐसा नहीं है कि इधर का कोई दूसरा है इधर का कोई दूसरा है। तो कोई भी पदार्थ है तो वो क्या होगा, मान लीजिए चार्ट में ये नाम का अणु है तो पूरे ये पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, तभी तो जब हम विलयन या मिश्रण कुछ भी बनाते हैं तो मान लीजिए हमारा ये चार्ट है, ये है, और वाटर में घोले हम, वाटर के अणु क्या हैं, बी 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 करके हैं, तो क्या होगा, दोनों को मिक्स करके हम विलयन बनाएंगे। तो अगर इनको आदर्श विलयन बनना है तो ये अणु और ये अणु मिलके ये भी बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ जो मिश्रित नहीं हैं, उनके प्रत्येक अणु क्या होते हैं, वे परस्पर समान होते हैं। ठीक है, अब इतनी बात अगर हम समझे तो अब थोड़ा सा और समझते हैं कि द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा ये क्या चीज है। इनमें जो ये गतिशीलता होती है, इस वजह से जो गति होती है उससे क्या होता है, अणुओं के बीच ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, मोटे मोटे चीज और हम समझ लें। सब अभिक्रिया होने पर क्या होता है, तो अभिक्रिया होने पर एक अणु दूसरे अणु के साथ परस्पर संयोग करके नया अणु बना लेते हैं। जितना हमने पढ़ा, हमने इसमें देखा द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। अणु सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म अणु होते हैं, इनके बीच अंतराणु बल पाया जाता है और खाली स्थान होता है, ये गतिशील होते हैं। इनके सभी परस्पर जितने भी अणु होते हैं वह समान होते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे अभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े, हमें लगता है अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो हम अध्ययन करेंगे आगे ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। क्या पढ़ेंगे? ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या पढ़ेंगे। ठोस, द्रव एवं गैस की व्याख्या। ठीक है, ठोस, द्रव एवं गैस की व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस के बारे में। ठोस में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने देखा कि ठोस में क्या होता है। हाँ, क्या हुआ कि ठोस में अगर देखें, अभी अगली बार हमने चर्चा किया है कि ठोस में अंतरा अणुक बल, अंतराणु बल अधिक पाया जाता है और अंतरा अणुक स्थान, ये अंतराणु बल अधिक पाया जाता है
अंतराणु का स्थान कम पाया जाता है, कम पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अंतराणुक आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले हैं तो तुरंत बताएं, इंग्लिश मीडियम के भी वीडियोज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अंतराणु का आकर्षण बल अधिक पाया जाता है, ठीक है, अधिक पाया जाता है। अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे 9628934843, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर से अगर जुड़ रहे हैं तो आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठोस में अंतराणु बल अधिक पाए जाते हैं, अंतराणु का स्थान कम पाया जाता है, अंतराणु का आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। सर बात हमारे कोई समझ में बिल्कुल नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? हम देखते हैं अंतराणु बल अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन अणुओं के बीच आपस में आकर्षण का बल अधिक पाया जाता है, ये आकर्षण वाला बल अधिक पाया जाता है, ठीक है। स्थान जो होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है, भी अगले बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ऐसे ही हम ठोस द्रव और गैस का एक साथ अगर अध्ययन करते हैं तो ठोस में अभी आप ऐसे क्या करें, ऐसे हाथ को ऐसे हिलाएं और आगे कोई लकड़ी लग जाती है, आपका हाथ ही लग जाता है, तो क्या इस पार आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। वैसे ही आप द्रव में कभी नहाने गए होंगे तालाब में, तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाए, हाथ हमारा आराम से आता जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बल लगाना पड़ रहा है। वही कार्य आप गैस के साथ कर रहे हैं, हवा में ऐसे हाथ हिला रहे हैं, तो क्या कोई बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसके अणु एकदम पास 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 होते हैं, इसके अणु थोड़ा थोड़ा दूर 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 होते हैं, और इनके अणु खूब दूर 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 दूर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब आए हम इसको विस्तार से ये देखते हैं कि किस प्रकार से इसको और डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। हम तो नंबर मिटा दिए, ठीक है। चलिए आइए अब और विस्तार से हम डिफाइन करते हैं ठोस, द्रव और गैस को। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है। आकार आयतन, आकार और आयतन, हाँ यहां पर लिख देंगे ठोस, यहां पर लिख देंगे द्रव और यहां पर लिख देंगे गैस, ठीक। अब हम लोग ऐसे इनको अभी दो सब में तुलना करके देख लेंगे और डिफरेंस भी एक साथ देख लेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए आकार और आयतन हो गया, उसके बाद देखा जाए बहने का गुण, बहने का गुण देख लिया जाए। उसके बाद देखा जाए विभाजनशीलता, विभाजनशीलता क्या होगी? विभाजनशीलता होगी, ठीक है। घनत्व और ऊष्मा का प्रभाव भी देखेंगे। क्या देखेंगे? घनत्व और ऊष्मा का प्रभाव, घनत्व एवं ऊष्मा का प्रभाव, घनत्व एवं ऊष्मा का प्रभाव हमें लगता है एक साथ इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं दाब का प्रभाव। चलिए दाब का प्रभाव, ठीक है।
हाँ चलिए आकार में हम देखते हैं, ऊपर ज्यादा के बड़ा बड़ा करके लिखते, नीचे छोटा हो गया, फिर भी देखते हैं। आकार में अगर देखते हैं तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। बात दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा, अगर आपने पहला क्लास देख लिया है तो। कैसे? मान लीजिए कुर्सी है, मेज है, मोबाइल फोन है, टेस्टर है, चाक है, कोई भी चीज है, अगर रख दिए इसे सीधे तो इसका एक आकार है और निश्चित है आकार, आकार नहीं बदलना है। या आकार बदल जाता है? आपको क्या लगता है आकार बदल जाएगा? ठोस का आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, आकार निश्चित होगा। ठीक। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गिलास में पानी रखा है, बेलनाकार गिलास का शेप लिए है। यही मैंने पलट करके एक कटोरे में रखा, तो अब क्या किए हैं? ये एक कटोरे का रूप ले लिए हैं। ठीक है। जिसमें पानी या तेल या शहद या दूध, कोई भी चीज जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार ले लेगा, तो इसका आकार अनिश्चित है, वैसे इनका भी आकार अनिश्चित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आयतन, इनका आयतन निश्चित है, इनका भी आयतन निश्चित है, निश्चित है और इनका आयतन अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है। ठीक है। आयतन दोनों के निश्चित हैं और एक के अनिश्चित हैं। ठीक है। अब कैसे? जिस बर्तन में रख दिया जाएगा उसी का ये आयतन ग्रहण कर लेगा। ठीक। बहने का गुण, तो भैया हमें ये बताओ कि का कभी कोई ठोस भी बहा है? हम पत्थर रख देंगे, अब पानी बहा के ले जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पत्थर बह गया तो सर आपका ठोस तो बह गया था। ठीक है। तो पत्थर या ठोस, कोई भी ठोस पदार्थ है तो उसमें बहने का गुण नहीं है। अगर मान लो कोई कुर्सी रख दिया जाए फर्श पर, तो क्या कुर्सी बह जाती है? नहीं, कुर्सी नहीं बहती है, तो इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव में ऊपर से नीचे बहने का गुण पाया जाता है, ऊपर से नीचे बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है। और गैस में भी विसरण का गुण यहां से वहां तक फैलने का पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद विभाजनशीलता अगर देखा जाए, विभाजनशीलता, तो विभाजनशीलता में आप विभाजित कर सकते हैं परंतु आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ तो सकते हैं, डस्टरवा आप कई बार तोड़ दें छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या उसके बाद आसानी से जोड़ ले जाएंगे? नहीं। तो विभाजनशीलता आपकी पाई तो जाती है, पाई तो जाती है, बट आप आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे, आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द्रव में देखते हैं तो पानी है, पानी के कितनों बूंद आप कर दोगे, बूंद 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 बूंद, कितना भी बूंद आप बांट दें, विभाजनशीलता कर दें, उसके बाद चाहे तो सारा बूंद इकट्ठा करके गिलास में भर दें, तो फिर मामला क्या हुआ? जुड़ गया। यानी विभाजनशीलता भी पाई जाती है और आसानी से जोड़ी भी जा सकती है। ये तो पहले से ऐसे हैं कि जितना मन उतना बांटो, जितना मन इकट्ठा करो। ठीक है। विभाजनशीलता पाई जाती है और आसानी से जोड़ी भी जा सकती है। अब घनत्व की बात किया जाए तो जो घनत्व है इनका समान होता है, समान होता है, घनत्व समान होता है इसमें, और इन दोनों में घनत्व क्या होगा? इनसे कम पाई जाएगी। समान क्या बताएं यहाँ पर? समान नहीं, अधिक होता है घनत्व,
अधिक होता है, थोड़ा सा हम समझते हैं इसको इस प्रकार से, अधिक होता है। जैसे इतना इतना बड़ा लोहा हम ले रहे हैं, एक आप बाट ले लें जिससे सब्जियां तौली जाती हैं, तो इतने बड़े लोहे में आप देखेंगे कि उसकी वजनाई ज़्यादा, 1 किलो का लोहा इतना ही बड़ा तो होगा, तो उसकी डेंसिटी, उसकी घनत्व तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, वजन ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि 1 किलो आप तेल या 1 किलो आप पानी को भरने में एक पूरे का पूरा बोतल लगा देंगे, तो घनत्व सबसे ज्यादा ठोस की होगी, द्रव का ठोस से कम होगा, ठोस से कम होगा। ठीक है, और द्रव का सबसे कम होगा, सबसे गिरा गुजरा यही है, सबसे कम होगा। गैस तो देख के वैसे कह रहा होगा बकार में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, चलिए ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं। ठोस में ऊष्मा का प्रभाव होता है, कैसे होता है? अब अगर देखें तो जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इनके अणु जो ठोस के होते हैं वो गतिशील होते हैं, लेकिन उनमें गतिशीलता थोड़ी सी कम पाई जाती है। ठीक, क्या होता है, कम पाई जाती है। जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ाते जाते हैं फिर क्या होता है कि उनके अणु के बीच जो संसंजक बल लगा होता है वो टूट जाता है, अंतराणु बल टूट जाता है और वे फिर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। तभी तो मान लीजिए आप लोहा को पिघला रहे हैं तो लोहा को इतना ज्यादा ऊष्मा चाहिए कि लोहा के अणु अंतराणु बल टूट जाए और वो पिघल जाए, तो ये क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है और अंततः क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। इनमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है और ये अंततः क्या होता है, भाप रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, उबलने लगते हैं। ठीक है, और इनमें भी ऊष्मा का प्रभाव होता है और ये क्या होता है, संचरित होने लगते हैं, अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव अगर देखा जाए तो क्या होगा, इस पर भी पाया जाता है, इस पर भी पाया जाता है, इस पर भी पाया जाता है। हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में ठोस में क्या करेंगे, किसी एक को मिटा के तब लिखना होगा, हम ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ठोस में अगर हम देखेंगे तो उदाहरण अगर ले रहे हैं तो उदाहरण में क्या होगा कि आपके ठोस में लोहा हो गए, क्या हो गए, लोहा हो गए, चाक बदलने, लोहा हो गए और लकड़ी हो गए, मोम हो गए, ये सब क्या हैं, ठोस हैं। तेल, पानी, दूध, भैया चाक दूसरा ही निकालना पड़ेगा, चाक बहुत ही छोटे हो गए। चलिए देखा, नया चाक आ गया। तेल, पानी, दूध और शहद, ये सब द्रव के उदाहरण हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए गैस में तो विभिन्न प्रकार के गैस पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन, हीलियम, आपका हवा खुद ब खुद गैसों का मिश्रण है ही। ठीक है, यहां तक समझने में क्या कोई परेशानी है? अगर है तो हाँ, और अगर नहीं है तो ना। और अब चाहें तो स्क्रीनशॉट लें या आप नोट्स के लिए हमें व्हाट्सएप करें, और इसके बाद हम फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक होगा, फिर आप पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे हम? अगला टॉपिक पढ़ेंगे तत्व। जानते हो ना, तत्व को बांटे थे धात्विक में, अधात्विक में। यहाँ पर उपधातु और मिश्र धातु ये भी मिलेगा। एक साथ बैठे रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं तत्व। क्या पढ़ेंगे? तत्व। ठीक है।